हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ा गया था कि वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा जा रहा था। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग पढ़ा गया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर पढ़ा गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और दो स्थितियों में इसका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाला गया था। पहली स्थिति थी अच्छी स्थिति, यानी इसको अगर बढ़ा दिया है तो इस बिंदु पर कहीं भी अगर ये r दूरी पर लेना है, केंद्र से इसके केंद्र से इस दूरी पे अगर हमको लेना है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती थी, तो हम लोग देखते थे वो आता था, अगर इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P मान लिया जाता है जिसकी दिशा माइनस से पॉजिटिव की तरफ रहती है, तो उस आधार पे हमारा आता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर यानी अच्छी स्थिति पर 1/4πε0 2/r³ न्यूटन प्रति कूलम, जहाँ पे K परावैद्युतांक है, पदार्थ का परावैद्युतांक। सामान्य तौर पर मैंने बताया है कि K बराबर हम लोग 1 ले लिया जाता है वायु या निर्वात के लिए, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिया जाएगा इसको। और इसी प्रकार दूसरा स्थिति पढ़ा गया था कि निरक्षीय स्थिति, यानी कि इसका समद्विभाजक रेखा खींच लिया जाए तो इस बिंदु पर कहीं भी अगर हम लोग लिया जाए तो इस बिंदु पर हम लोग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी, वो आती थी 1/4πε0 P/r³ माइनस के साथ। माइनस चिन्ह बताता था क्योंकि इसकी जो दिशा होती थी, परिणामी जो तीव्रता की दिशा होती थी वो इसके विपरीत में आता था, तो हम लोग लेते थे E2 बराबर या E बराबर 1/4πε0 P/r³ माइनस चिन्ह बताता था इसकी जो परिणामी तीव्रता है उसकी दिशा को बताता था। और P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P का मतलब मान होता था हम लोगों का Q × 2L। हम लोग देखे थे कि अच्छी स्थिति में उसकी दिशा वही आती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिणामी दिशा है P की दिशा में ही आती है, जबकि निरक्षीय स्थिति में इसके विपरीत में आती है। ये तो पुराना हम लोग पढ़ा गया है। अब हम लोग पढ़ा जाएगा किसी भी स्थिति में किसी भी बिंदु पर अगर हमको निकालना हो तो क्या होगा। किसी भी बिंदु पर निकालने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका उपयोग हम लोग करेंगे, इन दोनों का उपयोग करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में हम लोग देखते हैं 2P/r³ होता है, और निरक्षीय स्थिति में होता है P/r³। इन दोनों चीजों का उपयोग हम लोग निरक्षीय स्थिति में निकालने के लिए किया जाएगा। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, अच्छी या निरक्षीय नहीं, किसी भी बिंदु पे, मान लीजिए इस बिंदु पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, अगर इस बिंदु पे हमको निकालना है तो यहाँ से मिला दिया जाए इसको, इस बिंदु पे निकालना है, और ये r दूरी अगर हो जाए, यहाँ पे इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और यह कोण थीटा मान लिया जाए, तो यह किसी बिंदु पे हो सकता है। थीटा के द्वारा हम पूरे सर्किल में, पूरे प्लेन में कहीं घूम सकते हैं, और r के द्वारा कोई भी दूरी हम लोग नाप ले सकते हैं, इसलिए ये r या थीटा से हम पूरा किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। इसको पोलर कोऑर्डिनेट बोला जाता है, r और थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट। तो अब इसकी मदद से हम लोग इस बिंदु पर निकालना है, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सियल यानी अच्छी स्थिति के कारण, अच्छी स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 2P/r³ होता है, और निरक्षीय स्थिति पर होता है 1/4πε0 P/r³, माइनस केवल इसके साइन को दिखाता है। तो अगर हम इसको P को, चूंकि एक सदिश राशि है तो हम इसको दो घटकों में तोड़ सकते हैं। एक घटक होगा, यह घटक अगर यह P cos थीटा है, यह हो जाएगा P cos थीटा, और यह हो जाएगा P sin थीटा। इस वैद्युत द्विध्रुव को, चूंकि एक सदिश राशि है, इसको हमने दो घटकों में तोड़ दिया, P sin थीटा और P cos थीटा। ये हो गया P cos थीटा, और यह हो गया, यह वैद्युत द्विध्रुव हो गया P sin थीटा, और यह हो गया P cos थीटा। अब यह बिंदु हम लोग देख रहे हैं, यह जो बिंदु है, इस बिंदु पर दो घटक के कारण लगेगा। एक P cos थीटा के कारण अच्छी स्थिति में इस तरह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इसकी E1 मान लिया जाए, इसकी मान लिया जाए E1, और एक निरक्षीय स्थिति में एक वैद्युत द्विध्रुव ये है, और यह बिंदु इसकी निरक्षीय स्थिति में है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लिया जस्ट इसके अपोजिट में लिया जाएगा, क्योंकि ये मैंने बताया था कि जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह P के अपोजिट दिशा में होता है, तो P की दिशा इधर है तो ये इसके अपोजिट दिशा में हो जाएगा E2, यह E2 हो गया। अब इसका जो परिणामी होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी होगा, यानी कि E1 कितना हो जाएगा हम लोग निकाला जा सकता है। E1 बराबर होता है 1/4πε0
2 इंटू पी की जगह पे, यहाँ पे ध्यान रखना है कि पी की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे पी था लेकिन इस यहाँ पे अच्छी, ये पी कॉस थीटा है और इसका ये अच्छी स्थिति है, तो पी का मान यहाँ पे पी कॉस थीटा रखना है, पी कॉस थीटा होगा और बटा ये आर क्यू। इसी प्रकार इसके कारण ये हो गया अच्छी स्थिति के कारण पी कॉस थीटा, इस बिंदु पे हम लोग E1 निकल गया। इसी प्रकार एक द्विध्रुव ये है, इसके कारण अगर हम लोग निकाला जाए तो E2 बराबर हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 P/RQ होता है। तो यहाँ पे P की जगह पे हो जाएगा, ये द्विध्रुव है और इसकी निरक्षीय स्थिति पर ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा P साइन थीटा, P की जगह पे P साइन थीटा अपॉन RQ। ये हो गया E1 और E2 का मान। इसके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो इस आधार पे हम लोग इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाल सकते हैं, E बराबर हो जाएगा कर्णिनी में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, E1 E2 कॉस 90 डिग्री, यह शून्य हो जाएगा, तो हमारा केवल E1 E2 यह शून्य हो जाएगा, ये 90 डिग्री का होगा, यह जो होगा शून्य हो जाएगा, इसलिए हमारा केवल बच जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इसी को सरल कर लिया जाए, मान रख लिया जाए हम लोग, तो यह हो जाएगा 1/4πε0 2P cos थीटा अपॉन RQ का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा फिर वही चीज 1/4πε0 P साइन थीटा अपॉन RQ का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करना है, तो इसमें हम लोग देख लें कि हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। 1/4πε0 P अपॉन RQ हम लोग कॉमन ले सकते हैं, जिसको बाहर निकाल लिया जाए, इसको बाहर निकाल लिया जाएगा हम लोग, तो बचेगा क्या, E बराबर 1/4πε0 यानी P अपॉन 4πε0 RQ, और कर्णी में क्या बच जाएगा, 2 की जगह पे 2 का 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो 2 स्क्वायर का 4 हो गया cos स्क्वायर थीटा, और इसको टोटल मैंने बाहर कर लिया, कर्णी से बाहर कर लिया, प्लस इसी तरह यहाँ से भी P/4πε0 RQ बाहर चला आएगा, जो कि बाहर ले लिया, हमारा यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सरल कर लिया जाए, E बराबर हो जाएगा P/4πε0 RQ, इसको हम लोग लिख सकते हैं थ्री cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यह हमको मालूम है ये 1 के बराबर होता है, तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 P/RQ कर्णी में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, यानी इसका ये तो परिणामी हो गया, जो कि यह हो गया, यह इन दोनों का परिणामी निकल गया 1/4πε0 P/RQ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब हमको मान लीजिए परिणामी है, ये परिणामी इसका 5 डिग्री बना है, तो tan phi हम लोग निकाल लिया जाए, यह तो वैद्युत क्षेत्र की इसकी तीव्रता हो गई न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा r और थीटा के पदों में पता चल गया 1/4πε0 P/RQ कर्णी में 1 प्लस या 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये फाई क्या होगा, इसका रिजल्टेंट जो है, इसका परिणामी है, उसका कोण क्या होगा, tan phi, वो निकाल जा सकता है। वो कैसे निकाल सकते हैं, ये है, तो tan phi बराबर होता है, tan phi बराबर होता है, tan phi क्या होगा, लंब बटा आधार,
लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया E2 बटा E1, E2 बटा E1। अब हम लोगों ने देखा कि tan phi बराबर E2 बटा E1, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता आई E, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता कितना फाई बना रहा है, इसका कोण कितना होगा फाई बराबर, तो फाई बराबर हम लिख सकते हैं tan phi बराबर लंब बटा आधार, यानी कि E2 बटा E1। और E2 और E1 हम लोगों ने निकालना जा चुका है। E2 बराबर होता है 1/4πε0 P/r³ साइन थीटा, और E1 निकाला गया था, E1 यह निकाला गया था 1/4πε0 2P/r³ cos थीटा। इसका मान रख दिया जाएगा अगर, तो 1/4πε0 P साइन थीटा अपान r³, और E1 का मान हो जाएगा 1/4πε0 2P cos थीटा अपान r³। 1/4πε0 कटा, r³ कट गया, P से P कट गया, 2 बच गया, यहाँ से 2 बचेगा, तो tan phi इक्वल टू हो जाएगा tan phi इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा बटा cos थीटा यानी tan थीटा। तो हम लोग फाई बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से फाई बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स, फाई बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। यह हो गया परिणामी तीव्रता का कोण। परिणामी तीव्रता की जो दिशा होगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता की दिशा हो गई फाई बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, किसी भी बिंदु पर निकालना था हमको। तो यहाँ पे मैंने मान लिया P, एक बिंदु P है जो कि दूरी r पे है केंद्र से और थीटा कोण पे है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, P को दो घटक में, इसका P चूंकि एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, इसको दो घटकों में मैंने कर लिया, एक P साइन थीटा और एक P cos थीटा। अगर ये थीटा कोण है तो P cos थीटा ये हो जाएगा, P साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ दो घटक है, तो पहले P cos थीटा के कारण उसकी अच्छी स्थिति पर हमने वैद्युत तीव्रता का मान निकाल लिया, फिर जो कि E1 आया था, और फिर निरक्षीय स्थिति पर निकाल लिया। निरक्षीय स्थिति पे ये चूंकि इस तरह से, तो इसकी निरक्षीय स्थिति पे है जिसका मान आया था E2 बराबर इतना, और परिणामी तीव्रता हम लोग निकाल लिया था E बराबर ये आया हमारा। और उसके बाद परिणामी तीव्रता की जो दिशा है वो कितनी है, मान लिया फाई, तो tan phi बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार यानी E2 बटा E1। इसकी मदद से हम लोगों ने निकाल लिया फाई का मान tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। यह हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसके भीतर अगर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, उस पर कितना कार्य किया जाएगा। थैंक यू।